नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए सारे इस विद्यार्थी में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 9 अप्रैल 2023 का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस सब की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आरपीएससी का दे रहे हो या किसी भी पीसीएस का दे रहे हो, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू को यहाँ से बाहर पढ़ने की आपको शायद ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अपन उन्हीं चीज़ों को लेकर आते हैं आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी पीडीएफ जाके ले लीजिए आप। पीडीएफ आपकी पहुंच चुकी है आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है IAS RAS विद RJ। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाके आप ले लीजिए। वहाँ पे आपको ब्रांड न्यू हैंड रिटन पीडीएफ मिल जाएगी। सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किताबें भरोगे, कॉपियाँ भरोगे तो रद्दियाँ बेचोगे, दिमाग भरोगे तो नौकरी पाओगे। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अब बिना इधर उधर की बातें किए अपन चलते हैं सीधे आपके अपने आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे भाइयों बहनों, आज का अपना पहला जो न्यूज आर्टिकल है वो है आपका अंतः विषयी साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन। आप बोलोगे सर बड़ा तगड़ा नाम है, लंबा चौड़ा नाम है और थोड़ा ऊट पटंग सा भी है। दोस्तों हम डिस्कशन करने से पहले, टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपको इस नाम को खोल के दिख रखते हैं आपके सामने कि इस नाम के अंदर क्या है। तो दोस्तों अंतः विषयी मतलब कई सारे सब्जेक्ट, कई सारे विषय, उनके बीच में कनेक्टिविटी बनाना। ठीक है, अंतः विषयी का मतलब होता है कई सारे विषयों के बीच में। ठीक, साइबर भौतिक प्रणालियों मतलब साइबर भौतिक जो प्रणालियां हैं, ऐसी साइबर प्रणालियां जिनका हम भौतिक रूप से अनुप्रयोग देख रहे हैं, उस तरह की प्रणालियों को बोलते हैं अपन साइबर भौतिक प्रणाली। मतलब कई सारे विषयों के बीच में साइबर भौतिक प्रणाली के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, जो कार्य किया जा सकता है या डेवलपमेंट किया जा सकता है, उस सब पे राष्ट्रीय मिशन। उम्मीद करता हूँ नाम आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम इस चीज़ की चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमने क्या मतलब, भाई ऐसा तो है नहीं कि अपन शाम को सोए, रात में आ गया दिमाग में कि भाई कल तो अपन इस वाले मिशन को पढ़ाएंगे और अपन सामने लेके आ गए। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसकी चर्चा हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि साइबर भौतिक प्रणालियों में प्रौद्योगिकी नवाचार पर आयोजित दूसरी कार्यशाला, मतलब पहली कार्यशाला इस पर आयोजित की जा चुकी है, ये दूसरी वर्कशॉप है। किसके ऊपर? इस राष्ट्रीय मिशन के ऊपर, जो कि भौतिक साइबर भौतिक प्रणालियों पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या है, विघटनकारी तकनीकों, प्रभावी अनुप्रयोगों और प्रौद्योगिकी हैं, जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं, उनके व्यवसायीकरण की सहायता से अंतः विषयी साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन को सुदृढ़ करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा कि इस तकनीकी को और किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से इसके अनुप्रयोगों के आधार पर हम इसको भविष्य में जो अपना मानव जीवन है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा विकसित और ज़्यादा खुशहाल बनाने में इसकी मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई वो बात है जिनसे कि आपको इस टॉपिक से रूबरू करवाया था। अब अपन देख लेते हैं कि अपने एग्ज़ाम के लिए कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि साइबर भौतिक प्रणालियाँ क्या होती हैं। साइबर भौतिक प्रणालियाँ क्या होती है? ठीक है, देखो दोस्तों, यह जो भौतिक प्रणाली होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या करती है, ये भौतिक वस्तु और बुनियादी ढांचे के बीच में संवेदन का मतलब होता है आपके सेंसर्स, गणना मतलब जो आपकी काउंटिंग होती है वो, नियंत्रण और नेटवर्किंग को एकीकृत करती है तथा उन्हें इंटरनेट से एक दूसरे से जोड़ती है। अब आप बोलोगे सर बड़ा ही टफ पैराग्राफ है, ये तो समझ में ही नहीं आया। तो दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत छोटा सा, उस एग्जाम्पल के आधार पर जब आपको समझाऊंगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, आपने एक थ्योरी सुनी होगी स्मार्ट कार के बारे में कि भैया टेस्ला लेकर आ रहा है ड्राइवरलेस कार। भविष्य में जो कारें चलेंगी उनमें बस अपन अपनी लोकेशन और डेस्टिनेशन डाल देंगे और वो लेके पहुंच जाएंगी अपन को कोई मतलब ही नहीं है चलाने और उसमें। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपने जब इस तरह का कॉन्सेप्ट सुना है तो वो साइबर भौतिक प्रणालियों पर ही आधारित है। अब देखो कैसे, देखो एक बुनियादी ढांचा बनेगा, मतलब एक सड़क बनेगी, सड़क के अंदर उस तरह की डिवाइसेज लगेंगी। ठीक है, उसके ऊपर स्मार्ट कार चलेगी, एक तो चलेंगी नहीं, कई सारी चलेंगी, तो मतलब कई सारे विषय हो गए, कई सारे ऑब्जेक्ट हो गए। उन सब के बीच में क्या किया जाएगा, सबसे पहले संवेदन मतलब सेंसर के माध्यम से कि सामने वाली गाड़ी की स्पीड क्या है, पीछे वाली की क्या है, अपन किस तरह से चल रहे हैं, रोड के किस साइड में चल रहे हैं, यहाँ से घुमाव है या नहीं है। तो बुनियादी ढांचा मतलब रोड, इसके बीच में, और भौतिक वस्तुओं का मतलब ये होता है कई सारे ऑब्जेक्ट जो सड़क के ऊपर चल रहे हैं, उन सब के बीच में संवेदन मतलब सेंसर के हिसाब से ये पता लगाना है कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें।
गणना मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कौन सी स्पीड पर गाड़ी चल रही है, कौन सी स्पीड पर अपनी चल रही है, ठीक है। नियंत्रण और नेटवर्किंग मतलब यदि कोई आगे वाली गाड़ी या किसी तरह की चीज़ या किसी तरह की और दूसरे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, मान लो सड़क के ऊपर कोई पशु आ गया, वैसे तो ये सड़कें बनेंगी ही इस तरह से कि पशुओं का आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं, लेकिन अपन तो मान के चलते हैं चलो आ गया, वो उड़ के आ गया कहीं से, गाय थी वो पहले उड़ गई, उड़ के आके उस पर आगे गिर गई। इस तरह के ऑब्जेक्ट का क्या करना है भैया, उस तरह के ऑब्जेक्ट को देखते ही क्या है, अपने सब्जेक्ट को नियंत्रण कर लेना है। तो इस तरह से क्या करती है, एकीकृत करती है तथा इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ती है। अब क्या है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं साधारण से शब्दों में, ठीक है। यह प्रणाली भौतिक वस्तुओं और बुनियादी ढांचे में, भौतिक वस्तुओं मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कारें हैं जो हैं वो भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है मेरे भाइयों, है ना। इसको एक बार साधारण शब्दों में पढ़ के देख लेते हैं। यह प्रणाली भौतिक वस्तुएं, जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी कारें जो एक रोड के ऊपर चल रही हैं। बुनियादी ढांचा मतलब एक सड़क, संवेदन, उसके बीच में संवेदना मतलब जो सेंसर्स होते हैं उसके आधार पर काम करेगी, गणना करेगी, नियंत्रण और नेटवर्किंग को एकीकृत करती है, मतलब एक इंटीग्रेटेड करके क्या करती है, इंटरनेट के माध्यम से सभी को एक दूसरे से जोड़ देती है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये अच्छे से आ गया होगा। अब अपन अनुप्रयोग देख लेते हैं, इसके क्या अनुप्रयोग हैं, क्या कार्य हैं। तो एक कार्य को लेकर तो मैंने आपको समझा ही दिया कि भैया ये एक कार्य हो सकता है, और क्या क्या कार्य हो सकते हैं उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट सड़कों पर अनेक चालक रहित कारों के संचालन में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। और किस चीज़ में यूज किया जाएगा, स्वास्थ्य की बदलती परिस्थितियों का पता लगाने में। इसका मतलब ये देखो, आप हाथ पे स्मार्ट वॉच बांधते हो, वो क्या करती है, आप कितना चले, आपकी कितनी फैट बर्न हुई, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये क्या है, जो स्मार्ट वॉच है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, वो आपके हृदय की धड़कन को मतलब सेंस करती है और उसके आधार पर बताती है आपको। लेकिन ये जो आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करेगी, वो और दूसरे तरीके से काम करेगी, वो इंटरनेट के आधार पर भी काम करेगी। हो सकता है वो आपको इलाज भी बता दे कि आपको ये बीमारी हो रही है, इसका ये इलाज करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जुड़ी रहेगी, ठीक है। कृषि पद्धतियों में सुधार किया जाएगा इससे। भाई कृषि पद्धतियों में सुधार करना तो हमारी मजबूरी है, उसमें तो करना ही करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते तो इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों की पूर्ति कैसे करेंगे, ठीक। वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन आदि से उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान में सक्षम बनाना। आज भैया जलवायु परिवर्तन है वो बहुत आगे निकल चुका है, मुझे नहीं लगता अब हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। अब या तो इसके साथ जीने के लिए अनुकूलन मानव शरीर के अंदर भगवान प्रदान करे, या फिर आने वाले 100, 200, 500 सालों में इंसान भी वल्नरेबल पहुंच जाएगा। इस बात को आप गांठ बांध लो, ठीक है। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों, आगे जो हमारा टॉपिक है वो इस तरह से कि हम अब देख लेते हैं कि अंतः विषय भौतिक संचार, जो भौतिक प्रणाली है उस पर राष्ट्रीय मिशन क्या है। अपन ने साइबर भौतिक प्रणाली के बारे में समझ लिया, अंतः विषयों के बारे में समझ लिया। अब राष्ट्रीय मिशन के बारे में समझ लेते हैं कि इन चीज़ों पर जो राष्ट्रीय मिशन है वो क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये क्या है। तो इसका प्रारंभ किया गया 2018 में, 5 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया था। लेकिन अब इसको दूसरी कार्य समूह की बैठक हुई है, अब इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अब कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है उसके बारे में आपको जैसे ही बढ़ेगा जो होगा मैं आपको भविष्य में बता दूंगा। इसके लिए जो बजट है वो है 3600 करोड़ का। मंत्रालय है इसका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भैया पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वो है मुद्दा है, तो मंत्रालय कौन सा होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। यह इस मिशन में क्या है, देखो दोस्तों, ये मिशन के अंदर पूरा भारत भाग ले रहा है, पूरा भारत। अब आप बोलोगे सर हमें तो पता ही आज लग रहा है 2018 में, पर हमने कहाँ से भाग ले लिया। हम तो आज भी कई लोगों को पता होगा नहीं होगा, समझ में आएगा कईयों को नहीं होगा। तो पूरा भारत कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, पूरा भारत इस तरह से कि इस मिशन के अंदर केंद्रीय सारे मंत्रालय जो हैं वो जुड़े हुए हैं, सारी की सारी राज्य सरकारें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा उद्योग जगत जुड़ा हुआ है, और शिक्षाविद मतलब जो लोग विद्वान हैं, इस क्षेत्र के जानकार हैं, वो सारे के सारे इस मिशन के अंतर्गत समाहित किए गए हैं। क्योंकि ये जो तकनीकी है वो भविष्य की तकनीकी है, भविष्य इसी का होगा, इसी पर आधारित होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, जो है साइबर फिजिकल सिस्टम मतलब साइबर भौतिक प्रणाली जो है, और संबंधित प्रौद्योगिकियों में प्रौद्योगिकी का विकास करना, अनुप्रयोगों में विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना, कौशल का विकास करना, उद्यमिता में वृद्धि करना, स्टार्टअप का विकास करना। ये सारे क्या है हमारे टारगेट हैं इस मिशन के, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, 15 प्रौद्योगिकी नवाचार हब बनेंगे। टोटल 25 एंटिटी की स्थापना करने वाले हैं अपन, जिसमें से 15 जो है प्रौद्योगिकी नवाचार हब होंगे, 6 जो है वो अनुप्रयोग नवाचार केंद्र होंगे, और 4 जो है वो होंगे आपके प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान, ठीक है।
मतलब अनुसंधान भी बहुत जरूरी है। इस तरह के पार्कों की स्थापना की जाएगी। 4 जो हैं वो ये चीज़ हैं, मतलब टोटल 25 एंटिटी की स्थापना की जाएगी इसके अंदर। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको पीछे से कुछ ना कुछ डिस्टर्ब मेरी साउंड के पीछे से हो रहा होगा, तो दोस्तों आज उसको इग्नोर करें। हम कहीं बाहर से आपका वीडियो शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मैं और भी जल्दी ले आता आपके लिए। तो ये जो हब हैं, ये जो पार्क हैं, वो देश भर में जो प्रतिष्ठित शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान जो हैं उनको, ठीक है, अन्य संगठनों में, ठीक है, शिक्षाविदों को, ठीक है, उद्योग, ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार को किससे क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ये इन लोगों की क्या करेंगे, सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, किस चीज़ में, साइबर भौतिक प्रणाली के डेवलपमेंट में, और ज़्यादा जो अपनी और जो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अपना जो जना जो है आपकी जनसांख्यिकी है, उसको कौशल देने के अंदर क्या करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, मुख्य ध्येय 4 क्षेत्रों का विकास करना है। वैसे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है अपना, उसका पूरा जो मुख्य ध्येय है वो 4 क्षेत्रों का विकास करना है। कौन सा? पहला है आपका प्रौद्योगिकी का विकास करना, दूसरा है आपका मानव संसाधन विकास करना और कौशल करना। जो कौशल है, बिना कौशल के तो कुछ नहीं है, कुशलता के बिना तो कुछ नहीं है। आपके सामने अगर कोई लैपटॉप, कंप्यूटर पड़ा है, मोबाइल पड़ा है, यदि आपके अंदर इतना कौशल नहीं है कि आप उसको चला पाएँ, तो फिर क्या मतलब का आपका? आपके घर बाइक खड़ी है, यदि आपके अंदर कौशल नहीं है उसको चलाने का, तो किस मतलब की आपकी? ठीक है, नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का विकास करना। नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र का क्या करना है, विकास करना है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेना है भैया। बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के, बिना किसी दूसरे के सहयोग के आप आगे बढ़ ही कैसे सकते हैं? या तो आप पे भगवान की साक्षात कृपा हो जाए या किसी का सहयोग मिल जाए, 2 ही चीज़ें। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इसकी उपयोगिता के बारे में जान लेते हैं कि इस मिशन की उपयोगिता क्या रहने वाली है हमारे भारत के जीवन में, हमारे भारतीयों के जीवन में। तो यह राष्ट्र की वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और तकनीकी रूप से नवीन क्षमताओं को आधुनिकता प्रदान करेगा। क्षमताओं क्या करेगा, ये आधुनिकता प्रदान करेगा। ठीक है, यह विकास के इंजन के रूप में कार्य करेगा। विकास के डेवलपमेंट, देखो भाई, कृषि का विकास हो रहा है, तकनीकी का विकास हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ सेक्टर में, आपकी सर्विस सेक्टर में, आपके दूसरे जो सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, वो सारी चीज़ों में ये वाली टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो ये विकास के इंजन के रूप में कार्य करने वाला है। ठीक है, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, रणनीतिक सह सुरक्षा, उद्योग 4.0, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। आपसे कहीं भी पूछ लेगा उद्योग 4.0 का मतलब क्या मतलब है, 4.0 का मतलब क्या है, साधारण शब्दों में पूछ लेगा। तो जो डिजिटल इकोनॉमी है आपकी, जो डिजिटल इंडस्ट्री है आपकी, डिजिटल इंडस्ट्री का मतलब जो है साइबर से संबंधित इंडस्ट्री जितनी भी है उसको इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटीज की स्थापना, औद्योगिक क्षेत्रों सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करेगा। आगे देखते हैं अपन, ये कुशल जनशक्ति पैदा करेगा। कौशल के बिना सब कुछ बेकार है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ। आपके अंदर कौशल नहीं आंसर राइटिंग का, तो दिमाग के अंदर कितनी भी नॉलेज भरी रहे, जब तक वो बाहर नहीं आएगी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं अगला न्यूज आर्टिकल वो क्या है। ये पहला वाला थोड़ा बड़ा था और इम्पोर्टेंट भी था। आपसे यूपीएससी, आरपीएससी या किसी भी पीसीएस के मीन्स के अंदर एक प्रश्न रख देंगे और आपसे पूछ लेंगे। अब अपन देख लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं अपन, उसको देख लेते हैं। आप बोलोगे सर विलेज, गांव के अंदर वाइब्रेशन होता है, उसको वाइब्रेंट विलेज बोलते हैं और वाइब्रेशन पे भूकंप बहुत आ रहे हैं भाई, बहुत सारे गाँव में वाइब्रेशन चल रहे हैं, तो वाइब्रेशन वो खुशियाँ होती हैं, मतलब एक अलग ही होता है। पहली बार भूकंप आए, थोड़ा हिल के रह जाए, अलग अलग तरह की बातें होती है। सर वो वाला वाइब्रेशन है, वो वाला वाइब्रेंट है। तो दोस्तों वो वाला वाइब्रेंट नहीं है। तो हम जान लेते हैं ये क्या है। तो दोस्तों ये एक वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है वो गांव के अंदर चलाया जा रहा है। कौन कौन से गांव के अंदर? जो अपने नदर्न बॉर्डर पे हैं, जो चाइना बॉर्डर लगता है उस पे, या पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, ऊपर अपना जो नॉर्थ इंडिया से पूरा बॉर्डर लगता है उस पर चलाए जा रहे हैं। ठीक है, क्यों चलाए जा रहे हैं सर बॉर्डर एरियाज में? क्योंकि वहाँ से क्या है, लोगों का पलायन होने लग गया है। देखो भाई, डेवलपमेंट सब जगह हो रहा है। किसी का कोई बच्चा है अपने घर से, गांव से निकला, वो दिल्ली आ गया, वहाँ जाके उसने वो चीज़ देखी तो अपने वहाँ सेटल हो गया, तो अपने माँ बाप को भी ले आया। अब गांव क्या है, खाली हो गए। तो जो बॉर्डर एरियाज के अंदर जो गांव खाली हो रहे हैं लगातार, तो उन खालीपन को, उन गांव को खाली होने से रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है। क्योंकि ये सारे के सारे गाँव कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है जब कारगिल का वॉर हुआ था तो हमारी सेना को खबर देने वाला एक चरवाहा था जो वहाँ के लोकल गांव का रहने वाला था।
अगर वो चरवाहा नहीं होता तो हो सकता है 10-15 दिन और लगते हमें पता लगने में उस चीज़ को, तो स्थितियाँ और भी ज़्यादा भयावह होती, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तानी जो आर्मी है वो अपना कंट्रोल स्थापित कर चुकी थी और जो हैवी वेपन्स हैं वो वहाँ पर आने वाले थे, लेकिन हैवी आर्टिलरी वहाँ आ नहीं पाई जब तक हमारे देश की सेना को पता लग गया। फिर क्या था, कुत्ता और डंडा, मार भगा दिए सर। ठीक है, तो अपन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। इसका शुभारंभ किया गया किवीतू गांव, अरुणाचल प्रदेश का, जो वहाँ से केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब पूरा का पूरा केंद्र सरकार का है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे गाँवों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य इसका पहचान किए गए सीमावर्ती गांवों के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार लाना, उसकी मदद करना और उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने हेतु प्रोत्साहित करना है कि आपके बाप दादाओं की ज़मीन है, इसको छोड़ के आप मत जाइए, इससे आपके जो पूर्वज हैं उनकी यादें आपसे जुड़ी रहेंगी। अगर आप छोड़ के जाओगे तो वो यादें यहीं रह जाएंगी और आप अपनी जड़ों से कट जाओगे। इन गाँव से पलायन को रोकना है। क्या करना है, जो पलायन लगातार हो रहा है उसको रोकना है, जिससे सीमा सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्या मिलेगी, सीमा सुरक्षा को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके तहत गांव में क्या किया जाएगा आप सर, कैसे जीवन स्तर को सुधारेंगे, तो सड़क का संपर्क बनाएंगे, पेयजल पहुंचाएंगे, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा पहुंचाएंगे। ठीक है, बिजली, मतलब देखो कई इतने दुर्गम गांव हैं कि वहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का पहुंचना तकनीकी रूप से ही संभव नहीं है। इस तरह की तकनीकी नहीं है। मान लो एक गांव हिमालय पे इतने ऊपर पर्वत चोटी पर रह रहा है, वहां तक तारों को कैसे ले जाओगे। वहां पर मान लो 10 लोगों का वो गाँव है, 20 लोगों का, 50 लोगों का गाँव है, वहाँ तक ले जाओगे आपका खर्चा बैठ जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा गवर्नमेंट का ऐसे तो। और ऐसे कई सारे अलग अलग चोटियों पे बसे हुए, तो वहाँ पर हम वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को आराम से पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह से आप पहुँचा सकते हो, वहाँ पे ऊर्जा पहुँचा दो। मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुँचाओ भैया। पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने की कोशिश करो उस जगह को, जिससे कि वहाँ पर इनकम के सोर्सेज बढ़े। स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं को पहुँचाओ। आपने मांझी मूवी देखी थी, द माउंटेन मैन, तो भैया ऐसे कई सारे माउंटेन और कई सारे माउंटेन मैन रोज अपने किसी न किसी सगे संबंधी को इस तरह के गाँव में खोते हैं। कोई बीमार हो गया कैसे लेके जाएं, एक पहाड़ी कूदो, 2 पहाड़ी हिमालय जैसे। भैया वहाँ तो गाड़ी में बैठने के बाद अगर साइड में नज़र चली जाए तो दिल कांपने लग जाता है कि गाड़ी इसके अंदर ना चली जाए कहीं खाई में, नहीं तो बचना मुश्किल है। तो पैदल लेके जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो इस तरह की सुविधाओं का जब विकास कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे, लोग वहाँ रुक जाएंगे। क्यों पलायन करेंगे, कोई अपनी ज़मीन को क्यों छोड़ेगा। अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला जो न्यूज आर्टिकल है वो है आपका एक्स कवच अभ्यास। एक्स मैन सुना है, मूवी देखिए एक्स मैन, वो एक्स कवच अभ्यास। ठीक है, ये वैसे 23 फरवरी को प्रारंभ हुआ था और आपका 7 अप्रैल को समाप्त हो गया। ठीक है, 7 अप्रैल, समाप्त नहीं बोलते उसको, संपन्न बोलते हैं। संपन्न होने के बाद अगला एडिशन फिर से आ जाता है। ठीक है, ये क्रॉस नहीं है, ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था इसको, अंडमान निकोबार कमांड में आयोजित किया गया था। किसने भाग लिया था, देखो भाई सीधी सीधी बात है, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने भाग लिया, उद्देश्य क्या, टॉपिक खत्म। इसके अलावा टॉपिक में कुछ नहीं होता, इसके अलावा बकवासें होती हैं और कुछ नहीं होता कि वो ऐसे प्लेन उड़ा, ये वाला प्लेन यहाँ गया, उसकी स्पीड उतनी थी, ये मिसाइल मारा, वो विध्वंस किया। फालतू की बातें हैं, इतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा, और होगा तो भैया सिलेक्शन पर मुश्किल से ही होगा। किसने भाग लिया था, शत्रुजीत ब्रिगेड, थल सेना की एक ब्रिगेड थी, उसका नाम था शत्रुजीत। अगला आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, ये वायुसेना की थी। विशेष बल थे नौसेना के, स्पेशल फोर्सेज जिनको बोलते हैं नौसेना की। और आपके उभयचर सैनिक थे, ANC मतलब जो आपके कोस्ट गार्ड्स वगैरह होते हैं, तटरक्षक बल होते हैं, उनके उभयचर सैनिक मतलब जो जल के अंदर और स्थल पर दोनों में ही लड़ने में बहुत सक्षम होते हैं, उनको उभयचर सैनिक बोलते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या था, संयुक्त युद्ध क्षमता। आज के जो युद्ध हैं वो ये नहीं है थल सेना लड़ रही है वायुसेना बैठी है, ये जो युद्ध होंगे आपके, वो सारी की सारी सेनाओं को संयमित रूप से, संयुक्त रूप से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, मानक संचालन प्रक्रियाओं को ठीक करना कि भाई हम जो चीज़ें यूज कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ों को ठीक करना। ये किस लिए और किया गया, भारत के समुद्री हितों की तो रक्षा करना ही है, उसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी सुरक्षा करना है। क्यों करना है सर, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कुछ ही पास में कोको द्वीप पर आके चाइना बैठ चुका है, और नीचे श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पर भी चाइना आके बैठ गया है। तो इन दोनों के बीच में पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत की सुरक्षा को
स्थायी रूप से सुनिश्चित करने के लिए। अब अपन देखते हैं अगला न्यूज आर्टिकल क्या है। तो अगला न्यूज आर्टिकल है अपना आदि महोत्सव। आदि महोत्सव का मतलब है आदिवासियों का महोत्सव। मतलब सर सारे आदिवासी? हाँ भैया, 10-12 प्रजातियों के, 25-30 प्रजातियों के जितने सारे आदिवासी हैं वो सब आओ, उसमें पार्टिसिपेट करो। अच्छा, इसका मतलब ये बड़ा प्रोग्राम है? हाँ भैया, ये बड़ा प्रोग्राम है और ये ट्राइफेड और जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। बस यही याद रख लो कहाँ पर आयोजित हो रहा है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर। कौन आयोजित कर रहा है? जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार एवं ट्राइफेड के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब अपन देख लेते हैं अगला अपना न्यूज आर्टिकल क्या है। तो अगला है अपना रामकृष्ण मिशन। इसको 125 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो गया सर 125 वर्ष पूरे हुए? तो इसका मतलब ये है कि चेन्नई के स्थित एक विवेकानंद हाउस है, वहाँ पर समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह के अंदर स्वयं नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करने के लिए गए। तो ये आपके लिए रामकृष्ण मिशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको रामकृष्ण मिशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए बस। तो दोस्तों, रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना की गई थी 1897 1 मई 1897। इस तरह से 125 वर्ष पूरे। कहाँ की गई थी? कोलकाता में। ठीक है, किसने की थी? विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या रखा गया था? आत्मनो मोक्षार्थ जगद हिताय च, मतलब अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए और उसके साथ साथ पूरे विश्व के हित के लिए क्या? मिशन। ठीक है, उद्देश्य था इनका वेदांत दर्शन का जो प्रचार प्रसार करना, दूसरों की सेवा करना, परोपकार ही कर्म है, इस तरह की भावना का लोगों के अंदर विकास करना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ होता है ये पूरा। अब देखते हैं अपना अगला न्यूज आर्टिकल क्या है। तो दोस्तों अपना अगला न्यूज आर्टिकल जो है वो हमारी राष्ट्रपति साहिबा हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने एक उड़ान भरी है। अब खुद पैराशूट लेके नहीं उड़ान भरी भैया, सुखोई MK-30 में भरी है, सुखोई MKI-30। ठीक है, इसके अंदर उड़ान भरी है लड़ाकू विमानों ने, ऐतिहासिक उड़ान भरी है। अब ऐतिहासिक उड़ान इसीलिए भरी है क्योंकि पहली बार आसाम के अंदर से उड़ान भरी गई है। इससे पहले जो हमारे राष्ट्रपति ने उड़ान भरी थी वो सारी पुणे वेस्ट से भरी थी, जो पुणे के अंदर है उनसे भरी थी। ठीक है, तो इस तरह की उड़ान भरने वाली वो चौथी राष्ट्रपति हैं। वैसे PIB के अंदर तीसरी मेंशन कर रहा था, लेकिन है वो सच में चौथी। तो मैं दोनों ही तरह से डाउट में था क्योंकि PIB की बात मतलब भारत सरकार की बात। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दूसरी महिला राष्ट्रपति तो हैं ही, उड़ान भरने वाली भी हैं और वैसे भी हैं। ठीक है, इससे पहले कलाम साहब, प्रतिभा पाटिल जी, रामनाथ कोविंद सर, और अब किसने भरा है? द्रौपदी मुर्मू जी ने उड़ान भरी है। तो सुखोई MK-30 क्या है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। सुखोई Su-30 MKI के बारे में अपन थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो रूस द्वारा विकसित है। ये किसके द्वारा विकसित है? ये रूस के द्वारा विकसित है। ओके, भारतीय वायुसेना के लिए लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका उत्पादन करती है। मतलब रूस के द्वारा विकसित है, हमने खरीद लिया इसको और वहाँ की कंपनी से लाइसेंस ले लिया है भैया कि जो हम बनाएंगे उसका कुछ % आपके लिए शेयर्स जाएगा। ऐसी बात नहीं जाएगा, हम उसका लाइसेंस ले लेते हैं। अब हम अपने देश में ही निर्माण करेंगे ना इस चीज़ों का। आप निर्माण करो, फिर वहाँ से यहाँ तक लेके आओ, बीच में इतने सारे दुश्मन, कोई लगा दिया नीचे से इंजन में आग तो हो जाएगा काम। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी यह क्या है? एक मल्टी रोल ट्विन इंजन भारी हर मौसम में लंबी दूरी का लड़ाकू विमान है। मतलब जो एक लड़ाकू विमान के अंदर विशेषताएं होनी चाहिए वो सारी की सारी सुखोई MK-30 के अंदर है। मतलब नाटो भय खाता है सुखोई 30 से, एक बात आप जान लो। नाटो ने अलग से नाम रख रखा है इसका फ्लैंकर H। सुखोई 30 का नाम फ्लैंकर H रख रखा है। ठीक है, जैसे F-35 के आने के बाद भी F-32 जो है अमेरिका का सबसे बेस्ट विमान है, उसी तरह से Su जो 30 है वो सुखोई सीरीज के बेस्ट विमानों में से एक है। ठीक है, इसको भारतीय वायुसेना में 2002 में भैया स्वीकृत किया गया और 2004 के अंदर पहला जो विमान था वो वायुसेना के अंदर शामिल हो गया अपना। तो और अपना अगला न्यूज आर्टिकल है, एक छोटी सी लाइन है उसको आप देख लो कि भारत का पहला एप्पल स्टोर मुंबई के अंदर ओपन हो रहा है। भारत का पहला एप्पल का जो आईफोन वगैरह आप लेते हो उसका स्टोर पहला भारत के अंदर खुलने वाला है, वो होने वाला है मुंबई के अंदर। आप बोलोगे सर क्या फालतू की बातें करते रहते हो, अपन तो 25 साल से चला रहे हैं आईफोन को। तो भाई जो आप चला रहे हो आईफोन वो रिटेलर्स के द्वारा लेकर आया गया है बाहर से। एप्पल के द्वारा खुद का जो स्टोर स्थापित कर रहा है एप्पल, वो पहली बार कहाँ कर रहा है? ये कर रहा है मुंबई के अंदर। अब क्या होगा, अब आपको अगर आप वहाँ से लेकर आईफोन लेकर आएंगे तो कुछ आपको सस्ता भी पड़ेगा जो आप रिटेलर्स से लेते हो उनकी अपेक्षा। और दूसरा क्या होने वाला है, सस्ता पड़ने के साथ साथ जो लेटेस्ट जैसे डिज़ाइन आज लॉन्च हुई
एप्पल की, तो वो आज ही आपको उस स्टोर पे मिल जाएगी। अब तक क्या होता था, 6 महीने से तो अमेरिकी चला रहे हैं, उन्होंने उठा के फेंक दिया, तब अपन चला रहे हैं, सेकंड हैंड यूजर थे अपन, ठीक है। तो दोस्तों आज के न्यूज आर्टिकल का डिस्कशन होता है यहीं पर समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ठीक ठाक से आया होगा। तो दोस्तों आप मिलते हैं आपसे नए वीडियो के अंदर नए टॉपिकों के साथ में। और दोस्तों जाने से पहले आप यूट्यूब जो चैनल है अपना उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए जो है आपका एपिसोड है उसके अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।